वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम प्रस्तावित है आपका कैलेंडर के हिसाब से 6 दिसंबर 2026 को, इसकी पूरी तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का लेटेस्ट पेड बैच शुरू हुआ है 16 अप्रैल 2026 से। आप इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। 16 अप्रैल वाले हमारे पेड बैच में आकर के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं अगर आप फुल पेड बैच को ज्वाइन करते हैं। प्रीलिम्स मेंस का कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्रीलिम्स पर बात करूंगा। प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी वीडियो है, जो लोग भी यहाँ पर प्रीलिम्स पेड बैच में आए हैं 16 तारीख से, उनका स्ट्रैटेजी वीडियो है। इसको वीडियो नंबर 1 भी हम लोग बोलते हैं। इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, यानी कि वीडियो नंबर 1। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इसमें बताई जाती है। आगे भी कुछ स्ट्रैटेजी साझा होती रहेंगी आपके पेड क्विज ग्रुप में, लेकिन स्ट्रैटेजी वीडियो एकदम शुरुआत का ओरिएंटेशन वीडियो है, जिसको शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखने की सलाह दी जाती है, जिससे आपके कोई डाउट यहाँ पर बचे नहीं और एक टोटल रोड मैप, एक ब्रॉड लेवल का रोड मैप क्लियर हो जाए कि डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर किस तरीके से आगे बढ़ना है आपको, और हमारा 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी का जो प्लान है वो कैसे वर्क करता है। 3 स्टेज स्ट्रैटेजी क्या है, पहले स्टेज में क्या पढ़ना है, सेकंड स्टेज में क्या पढ़ना है, थर्ड स्टेज में क्या कंप्लीट करना है, उसके बारे में इसमें बात करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कुछ सिलेक्शंस यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो 2024 रिजल्ट में हुए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मैक्सिमम सिलेक्शंस हुए हैं। सारे पुराने रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे टूट गए हैं। सभी ने टॉपर्स ने हमको रिकॉग्नाइज किया है, चाहे आरओ के पेपर में भी और 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें हमने ये एससीएस टॉपर्स वाले ग्रुप में डाल दिया। आप खुद ही इसमें देख सकते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपने सुश्री नेहा पांचाल जी का वीडियो देखा होगा जो 2024 में यूपीपीएससी में रैंक 1 लाई हैं, उन्होंने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस को रिकॉग्नाइज किया है कि उनका करंट अफेयर जो है, मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विस का करंट अफेयर उन्होंने और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर बाकायदा पढ़ा अपने फ्रेंड से लेकर के। और हमारे पेड ग्रुप में आंसर राइटिंग पेड बैच में बाकायदा हम कॉपीज वगैरह भी साझा कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। जो हमारे टॉपर्स हैं उनकी बाकायदा लिखी हुई चेक्ड कॉपीज जो हमारे पेड ग्रुप के एजुकेटर से चेक की है वो हम साझा कर रहे हैं। रैंक 1 ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है फाइनली स्टडी फॉर सिविल सर्विस को, और इस तरीके से अब कोई संशय नहीं है। आप खुद ही ये बात पता कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ आपको पता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बारे में है कि अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो सिलेक्शन देने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस जाना जाता है अपने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोग्राम के थ्रू। स्ट्रैटेजी वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विस पेड बैच के फीचर्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं इस आगे वाले भाग में, और फिर हम फुल फ्लेज्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि पहला स्टेज कौन सा है, सेकंड स्टेज कौन सा है और किस तरीके से 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी आप कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में रहेगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। प्रीलिम्स ओरिएंटेड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बाद में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ नोट्स भी मिलेंगे आगे चल करके, पीवाईक्यू कंपाइलेशन मिलेगा। सिर्फ यहीं पर जो पीवाईक्यू कंपाइलेशन मिलेगा वही पढ़ना पड़ेगा बाहर से, बल्कि पीवाईक्यू कंपाइलेशन हम लोग नहीं देते हैं कभी, ना रिकमेंड करते हैं, ना बाहरी कोई मैगजीन रिकमेंड करते हैं। मंथली करंट अफेयर आपको मिल जाता है, कैसे कैसे मिलेगा अभी बता रहे हैं। मंथली लाइव डिस्कशन ये फीचर है, हमने 2025 से शुरू किया था। मंथली लाइव डिस्कशन में क्या होता है कि 2026 का अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं तो आपके डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में एक अप्रोप्रिएट टाइम पर, जनरली 40 दिन या 35 दिन के अंतराल में हम लोग एक लाइव डिस्कशन सेशन करते हैं। वो ऑडियो के माध्यम से होता है, ठीक है। टेलीग्राम में ऑडियो सेशन हम लोग करते हैं, लाइव होता है वो, मतलब लाइव आकर के टीचर आपके डाउट्स जो है सुनेंगे, उसको बताएंगे। आप जो है मतलब लाइव आकर के अपने डाउट पूछ सकते हैं और टीचर से डिस्कस कर सकते हैं क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, बुक से पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए एग्जाम के लिए वो समझ नहीं पा रहे हैं, आप कोई ऐसा डाउट पूछना चाहते हैं जो लाइव आकर के ही पूछा जा सकता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यूपीपीएससी स्पेसिफिक, सिलेबस स्पेसिफिक और बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड चर्चा यहाँ पर होती है। यूपीपीएससी स्पेसिफिक ये 35-40 दिवस में एक बार होता है, जब भी होना होता है हमारे टीचर आपको नोटिफाई कर देंगे और आप जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट जो है डिस्कस कर सकते हैं। इसमें पार्ट लेना कंपलसरी नहीं है, यानी कि ये कोर्स का कोई ऐसा भाग नहीं जो आपसे छूट गया या फिर आप नहीं ज्वाइन कर पाए तो आपका कोई नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके डाउट है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है जिसमें आप अपने कोर्स स्पेसिफिक डाउट पूछेंगे वो तो टाइमली चलता ही रहता है, डेली जो है 15-16 घंटे वो चलता है। आप सुबह से लेकर रात तक अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर लेट नाइट डाउट पूछते तब भी हमारी टीम रिप्लाई करती है कई बार। अगर 2 बजे के बाद डाउट पूछेंगे रात में तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको ग्रुप शुरू होते ही डाउट का रिड्रेसल मिल जाता है, आपका जवाब टाइमली मिल जाता है। इस पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा कुल मिला करके। इस पीडीएफ को डाल भी देंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप में, पिन कर देंगे। इसमें टाइम प्लान लगा हुआ है, किस तरीके से बेसिक तैयारी करनी है, किस दिन कौन सा चैप्टर कितने घंटे पढ़ना है। इस बार ये व्यवस्था भी हमने कर दी है। पहले हम लोग ये नहीं करते थे, चैप्टर वाइज नहीं बताते थे, बुक वाइज बताते थे, लेकिन इस बार चैप्टर वाइज डेली कितने चैप्टर, कितने घंटे, कितने चैप्टर, पूरा यहाँ पे टाइम प्लान हमने बनाया है, जिससे बेसिक प्रिपरेशन आप शुरू में करें। एकदम जो ABCD से शुरुआत करना चाहते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट इसमें मिलने वाला है कि डेली बेसिस पर 45 से 60 दिवस का जो प्लान है 2 महीने का,
ठीक है। अगर आप में कैलिबर है तो 1.5 महीने में भी इसको कर सकते हैं, 45 दिवस में। अगर थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं 60 दिवस में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपके इसी स्टडी मटेरियल पर, इसी पढ़े हुए बेसिक पर आपके टेस्ट होंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन चेक करेंगे। स्टेज वाइज चलते जाना है। शुरू का जो पहला 2 महीना होगा वो बेसिक पढ़ाई के लिए है। फिर आगे आपके टेस्ट होते रहेंगे करीब 1 महीने तक, बेसिक के 1-1.5 महीने तक टेस्ट होंगे, एवेल्युएशन आप करिए, उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। अभी बेसिक का ही हम बताएंगे। ओवरऑल आपको आइडिया हमने दे दिया है कि पहले जैसे बेसिक होगा, फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल होगा, फिर पीवाईक्यू कंपाइलेशन मिलेगा और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसको देखना है आपको, उससे तैयार करना है। प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस अभी तुरंत नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास। प्रैक्टिस जो है पेड क्विज के माध्यम से शुरू होगी, पेड क्विज से, और टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगी। ये बेसिक टेस्ट सीरीज के अलावा बेसिक टेस्ट सीरीज अलग है, और जो एडवांस प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है जिससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, वो टेस्ट सीरीज अलग है। तो काफ़ी सारे टेस्ट यहाँ पर करवाएंगे आपको, आप अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से एवेलुएट कर सकेंगे टेस्ट सीरीज लगाने के बाद। टेस्ट सीरीज 2 चरण में होगी। पहला बेसिक जो फेज़ है, बेसिक पढ़ने के बाद जो आपको टेस्ट देना है वो अलग है, बेसिक टेस्ट है, और फिर जो है एडवांस लेवल के प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट हैं, प्रीलिम्स वाले। और पेड क्विज शुरू हो जाएगी, उसमें रेगुलर बेसिस पर पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस रिवाइज कराए जाते हैं, उसको आप अटेम्प्ट करते रहते हैं, वो अलग है। जो लोग भी पेमेंट वगैरह कर चुके हैं, आपको दिख रहा होगा कि करीब आपको 3 ग्रुप में जोड़ा गया है। 3 मेजर ग्रुप हैं। सबसे पहला स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, जिसमें सारा स्टडी मटेरियल अभी तक का जो आपको स्टडी करना है, बेसिक्स जैसे दिया गया है, बेसिक बुक्स वगैरह अभी यही दिया गया होगा, और कुछ चीज़ें बेसिक बुक्स वगैरह दिख रही होगी आपको इसमें, और टाइम प्लान वगैरह दिख रहा होगा। ये पेड स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, ठीक है। डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है, जिसमें आपको जोड़ा गया होगा, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं टीचर से डायरेक्टली, अपने लिख करके पूछ सकते हैं इसमें। और इसी डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में लाइव सेशन भी होगा एक निश्चित अंतराल पर। जो लोग ग्रुप में अभी ज्वाइन करे हुए हैं, जैसे ग्रुप शुरू हुआ है मान लीजिए फला तारीख को, और आप 10 से 15 दिवस बाद भी ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहला जो काम करना है, अपने ग्रुप के पिंड मैसेज में स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है, और पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला वीडियो देखना है। इससे आप सब कुछ समझ पाएंगे। अब जिसके लिए आप लोग कई मतलब कह सकते हैं मिनट से स्ट्रैटेजी वीडियो में रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, वो ये है कि शुरुआत कैसे करें। हम ग्रुप में सर आ गए, कैसे पढ़ाई शुरुआत कर दें। तो ये 45 दिवस का जो बेसिक टाइम प्लान है वो ये है। इसमें हम ये वाले सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। इकोनॉमी के लिए बाद में बताया जाएगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि इसमें 2 तरीके से प्रिपरेशन होती है, एक होती है स्टैटिक की और एक होती है करंट ओरिएंटेड की। इसका बता दिया जाएगा बाद में। शुरुआत में जो बेसिक बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे इतिहास, इतिहास में भी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, राज्यव्यवस्था, भूगोल, ठीक है, भूगोल में जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भी शामिल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल है, मानव भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी शामिल है, और फिर सामान्य विज्ञान। ये बड़े बड़े जो सब्जेक्ट हैं, एनवायरनमेंट भी ले लीजिए इसमें, ठीक है। तो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट करना जरूरी है। अब छोटे सब्जेक्ट जैसे कुछ लोग पूछे तो कौन होते हैं भाई, छोटे सब्जेक्ट हम लोग मानते हैं, जैसे यूपी का जीके, यूपी जीके ये छोटा सब्जेक्ट हो गया। आर्ट एंड कल्चर, प्रीलिम्स में आर्ट कल्चर से बहुत कम ही सवाल आते हैं, तो आर्ट कल्चर ये छोटा सब्जेक्ट हो गया। गवर्नमेंट स्कीम वगैरह है, ये सब हम छोटे सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, यानी कि इनको कंप्लीट किया जा सकता है, इनका पोर्शन कम होता है, ठीक है। तो ये वाले सब्जेक्ट कंप्लीट करना है पहले। आप जीएस की तैयारी इन्हीं सब्जेक्ट से आगे बढ़ाएंगे तभी मैक्सिमम बेनिफिट होता है, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, कुल मिलाकर ये पूरा इतिहास वाला जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग है स्टूडेंट्स के लिए, जो नए नए प्रिपरेशन करने आते हैं। मैंने देखा है कई बार उनको अगर सही गाइडेंस नहीं मिलता है, वो इतिहास की किताबें देख करके ही बैक ऑफ कर जाते हैं कई बार, कि सर इतना सब कुछ कैसे याद होगा, ये तो बहुत सारा है, और ये तो बेसिक इतना जा रहा है, तो आगे कितना होगा। अगर इतिहास इतना है तो भूगोल कितना कितना होगा, सामान्य विज्ञान कितना कितना होगा। कई बार लोगों के लिए हॉन्टिंग होता है, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप ये टाइम प्लान फॉलो करेंगे सब कुछ आसान लगने लगेगा। थोड़ा सा शुरू में आपको बर्डन महसूस हो सकता है, लेकिन अगर टाइम प्लान के ये वाले फेज से आप गुजर गए बेसिक वाले से, बाद में चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। तो शुरुआत में इन सारे सब्जेक्ट की कुछ बेसिक किताबें हम रिकमेंड करेंगे। उसकी एक फेस्ड रीडिंग आपको करनी है, सिस्टमैटिक रीडिंग करनी है, स्ट्रक्चर्ड रीडिंग करनी है। उसके बाद आपके टेस्ट होंगे। ये वाला फेज से अगर आप गुजर गए तो बाकी जो स्टडी मटेरियल मिलने वाला है आपको प्रीलिम्स वाले ग्रुप में, जिन लोगों ने मेंस का ज्वाइन किया होगा मेंस वाले ग्रुप में, तब आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। हमारी कुछ बेसिक बुक्स हैं और समरी पीडीएफ है जिनका अध्ययन शुरू में आपको करना है। ये डे वाइज हमने लगा दिया है। इसमें देखिए हमने तारीख नहीं डाली है, तारीख हमेशा ही आपका कह सकते हैं और डामाडोल कर देती कॉन्फिडेंस, क्योंकि तारीख में फिर टाइम बाउंड हो जाता है। इसमें हमने तारीख नहीं डाली, इसमें डे डाला है। किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। हमारा ग्रुप शुरू हुआ है आज, और हो सकता है आप 10-15 दिवस बाद ज्वाइन करें, तब आपके लिए डे 1 उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख से आप टाइम प्लान फॉलो करना शुरू करेंगे। तो डे 1 में क्या क्या पढ़ना है भाई, जैसे डे 1 में हमने आपको दे दिया है चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये एम लक्ष्मीकांत से स्टडी करना है। फिर टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा वाली बुक से, एंशिएंट हिस्ट्री की समरी के 5 पेजेस से पढ़ने हैं। अभी पहला काम करना है डे 1 में। फिर डे 2 में क्या है भाई, ऐसे डे 3 में, डे 5 में सब कुछ दिया हुआ है क्या क्या पढ़ना है।
मतलब ये इस तरीके से अरेंज किया गया है कि आपके ये 45वें दिवस तक ये बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। हमारी समरी और हमारी जो बेसिक बुक्स हैं हिस्ट्री वाली वो कंप्लीट हो जाएगी। लक्ष्मीकांत थोड़ा सा बच जाएगा, उसको आप बाद में कवर कर सकते हैं 15 दिन एक्स्ट्रा ले करके। लक्ष्मीकांत के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जो आपको पढ़ना ही चाहिए यूपीपीएससी के लिए, वो इसमें कवर हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की और एंशिएंट हिस्ट्री की बुक खत्म हो चुकेगी, हमारी सारी समरी फिनिश हो चुकी होंगी और एनसीईआरटी की जितनी भी ज्योग्राफी है वो फिनिश हो चुकी होगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी साइंस का जो मटेरियल है, साइंस की हमारी समरी वो इसमें फिनिश हो चुकी होगी। जितनी भी बेसिक बुक है 45 दिवस तक फिनिश हो चुकी होंगी अगर आप इस तरीके से फेज्ड वाइज रीडिंग करेंगे तो। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो कोई भी कर सकता था, कोई भी बंदा टाइम प्लान बना सकता था, चैट जीपीटी से हम कह देते थे, प्रॉम्प्ट दे देते तब भी बन जाता है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि अगर आप हमारे ग्रुप में आकर के ये 45 दिवस फेज वाइज स्टडी करेंगे बेसिक बुक्स की, आगे की राह बहुत आसान हो जाने वाली है। आगे फिर ये नहीं लगेगा कि सर ये मेन इसका सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, सर ये आंसर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, इसमें क्या चीज़ है, आर्ट कल्चर में क्या क्या आता है, जो कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया वाला टॉपिक है कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, ये जो छोटे छोटे डाउट्स रह जाते हैं लोगों के इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी, वो नहीं रहेंगे। पर प्रीलिम्स के बाद आप मेंस का जब स्टडी मटेरियल उठाएंगे, स्टडी फॉर रिजल्ट्स का फैमिलियर लगेगा, स्मरण करना आसान रहेगा, आत्मसात करना आसान रहेगा, आंसर राइटिंग की शुरुआत करना आसान रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि टाइम प्लान बन गया है, 45 से 60 दिवस तक ये फॉलो करने के बाद आपके बेसिक टेस्ट भी होंगे, बेसिक टेस्ट होंगे, जिससे आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि जो आपने 45 दिवस दिए वो कितने फ्रूटफुल रहे, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो टेस्ट होंगे बेसिक वाले इसी स्टडी मटेरियल पर आधारित रहेंगे। जो आपने 45 दिवस तक कंप्लीट किया इसी स्टडी मटेरियल पर आधारित रहेंगे ये अगले बेसिक टेस्ट। ठीक है, हर 5 दिवस में 7 दिवस में एक मतलब हम लोग इस तरीके से प्लान आगे साझा कर देंगे आपको 45 दिवस खत्म होने के बाद कि हर 5वें दिवस, 5 से 6 दिवस, एवरी 5th और 6th डे आपका टेस्ट होगा एक फेज्ड मैनर में। ठीक है, टेस्ट होगा, आप उसका एवेल्यूएशन करेंगे और पता लगाएंगे कि आपने जो भी पढ़ा बेसिक बुक उससे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। उसको ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए लाइव सेशन भी हम लोग करेंगे जिसमें आप अपना स्कोर डिस्कस कर सकते हैं और आगे की राह हम लोग बताएंगे आपको। अच्छा, एक चीज़ और है कि 45 दिवस का हमने बनाया है, एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मैंने बनाया है इसको। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो स्लो रीडर है, उसको थोड़ा और समय लगता है, तो आप इसको 60 या 65 दिवस तक भी ले जा सकते हैं। कोशिश करिए कि इससे आगे नहीं बढ़ाइएगा। मेरे हिसाब से डेली अगर 3 घंटे भी देंगे मुश्किल से, तब भी 60 दिवस में 62 दिवस में कंप्लीट किया जा सकता है। अगर 4.5 घंटे तक देंगे तो 45 दिवस में ये पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। अब ये रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल ये रील वाली दुनिया है, लोग बुक्स से हटते जा रहे हैं, लेकिन जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बुक्स का महत्व समझना पड़ेगा। बिना बुक्स के देखिए हो नहीं पाएगा। अब जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि सर बुक्स से नहीं आ रहा है, कि बात सच है। एनसीईआरटी की सारी बुक आप पढ़ डालिए तब भी यूपीएससी के 10-15 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और 10-15 क्वेश्चन से कट ऑफ निकलता नहीं है। लेकिन इसका महत्व हमेशा ही रहता है। जो आगे मटेरियल हम लोग देंगे जो फैक्ट ओरिएंटेड होगा, जिसमें कई सारे फैक्ट होंगे, कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है देंगे, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, कई सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के इतने सारे फैक्ट हम लोग जो देंगे उसको याद करना आसान हो जाता है। जिन लोगों के बेसिक कवर होते हैं उनका एक ऐसा इंस्टिंक्ट डेवलप होता है कि कई बार जो उनको उत्तर नहीं पता होता है उसका भी सही उत्तर निकाल ले जाते हैं वो लोग एग्जाम में। वो इंस्टिंक्ट आपका तभी डेवलप होगा जब ये आप सबसे कठिन वाले फेज से गुजरेंगे। फ़ोन रख करके, रीलों से ध्यान हटा करके अगर ये बेसिक वाला आपने कवर कर लिया, जो लोग सीरियस स्टूडेंट है वो मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर ये बेसिक वाला फेज़ आपने कवर कर लिया तो आगे के सारे फेज़ बहुत आसान हो जाने वाले हैं। स्टडी शेड्यूल के बाद आपके वीकली टेस्ट शुरू हो जाएंगे, उस पर ध्यान केंद्रित आपको करना पड़ेगा। स्टडी शेड्यूल खत्म होने के तुरंत बाद आप टेस्ट देंगे तो फिर से मतलब रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट देते देते आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आप लोग पढ़ पाएं और कितना यहाँ पे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत होगी। लक्ष्मीकांत की पूरी बुक में से क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शेड्यूल में शामिल कर दिए हैं। धीरे धीरे लक्ष्मीकांत को पूरा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं आपको 45 दिवस के बाद तक। अभी तक जो हमारे पेड ग्रुप शुरू हुए थे उसमें यही प्लान आपको बताया गया था, लेकिन कई सारे लोगों की अलग से डिमांड आई थी कि सर हम बिल्कुल भी बेसिक बुक से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, हमें वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से एक एक पॉइंट पढ़ करके समझाया जाए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कुल मिलाकर MP4 वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसको समझाया जाए। कई सारे लोगों की डिमांड थी, तो हमने बेसिक बुक को पढ़ाते हुए वीडियो लेक्चर्स देना शुरू कर दिया अपने पेड ग्रुप में। शुरुआत के ग्रुप में फीचर नहीं था, लेकिन उस ग्रुप में फीचर जोड़ा गया, तो आपके ग्रुप में भी ये फीचर रहेगा। बेसिक बुक के वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे और जिन पर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा वो PPT PDF में कन्वर्ट करके भी आपको मिलेगी, PPT इंटू PDF फॉर्मेट में। तो इस तरीके से आपकी राह और भी आसान हो जाने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी अब तो। लक्ष्मीकांत समझने में जिन लोगों को दिक्कत है तो पॉलिटी के लिए जो है अभी शुरुआत में बेसिक हम लोग देंगे आपको। पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले आपको पॉलिटी NCERT के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, उसको पढ़ने के बाद, उससे समझने के बाद पॉलिटी लक्ष्मीकांत और भी आसान हो जाएगी। भले ही 45 दिवस में आप पूरा ना कर पाएँ, लेकिन अगर पहले वीडियो लेक्चर से आएंगे, वीडियो लेक्चर पढ़ते हुए आएंगे, बेसिक से पढ़ते हुए, तब बेसिक बुक की रीडिंग आसान हो जाएगी, लक्ष्मीकांत की रीडिंग आसान हो जाएगी। तो ये मैं बाद में हिस्सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपके जो रीडिंग टाइम प्लान में जो वीडियो लेक्चर हैं वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं।
सभी बेसिक बुक जो कि हमने आपको रिकमेंड की उसके जो है वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको ग्रुप में। और पॉलिटी हम लोगों ने नहीं शामिल किया था शुरुआत में, पॉलिटी एनसीईआरटी, लेकिन पॉलिटी एनसीईआरटी के भी शुरुआत में आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट है आपके कोर्स में, ये पुराने ग्रुप को फीचर दिया गया था तो आपके ग्रुप में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो बेसिक बुक के टाइम प्लान में रीडिंग तो है ही, लेकिन आपको जो है आपको सपोर्ट के लिए वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। वीडियो लेक्चर का टाइम प्लान आपके ग्रुप में साझा कर दिया जाएगा, किस दिन कौन सी बुक का कौन से सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिलेगा वो आपको अलग से ग्रुप में ही बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोग कंटिन्यू करिए। कई सारे लोगों के मन में अभी भी डाउट रह रहा होगा कि क्यों बेसिक बुक पढ़ें जब इससे पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है और एग्जाम में सारा कुछ नहीं आ सकता है। लेकिन बेसिक बुक जरूरी है, क्योंकि जो स्टाइल है बेसिक बुक का, जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें समझाते हुए चीज़ें दी हुई है, तो कई बार जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन भले ही ओवरऑल सिलेबस को कवर ना करे, लेकिन आपके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करेगा कि आप चीज़ों को लिंक कैसे करते हैं। बहुत छोटे से बच्चों जैसी भाषा में समझाते हुए जब चीज़ें एडवांस लेवल तक बढ़ती हैं आगे, तो उसको समझने में, आत्मसात करने में आसानी रहती है। कौन सी जगह पर विश्व के कौन से हिस्से पर कौन सा मिनरल पाया जाएगा, ये रटने को तो रटा भी जा सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपने बेसिक कंप्लीट किया है, कई बार आपके सामने ऑप्शन होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा कि कौन सी जगह पर कौन सा मिनरल मिलेगा, लेकिन आपके सामने अगर क्वेश्चन होगा तो आप उसमें सही अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि आपने लिंक किया होगा हर चीज़ को। आपने जो कह सकते हैं जलवायु है, जलवायु यानी जो क्लाइमेट है उसको पढ़ा है, वर्ल्ड क्लाइमेट को पढ़ा है। इसके साथ आपने जियोलॉजी पढ़ी है अच्छे से, इसके साथ आपने सॉइल वगैरह पढ़ा है। इन सबको लिंक करके आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सी जगह पर कौन सा मिनरल मिलेगा। ये ऐसे ही वर्क करता है, ये मैं आपको वैसे नहीं समझा सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ी हैं हिस्ट्री की सारी बुक्स, कई बार आप कठिन से कठिन क्वेश्चन भी सही कर ले जाएंगे बिना पूरा फैक्ट पता हुए। अब जैसे पूछेंगे कि किस राजा का कौन सा पुत्र था, वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई बार कठिन वाला सवाल जैसे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है, या फिर चीज़ों को लिंक करके पूछा जाता है हिस्ट्री में, प्रथाओं के बारे में, सामाजिक प्रथाओं के बारे में, आप उसको आंसर कर ले जाएंगे। अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली हो सकते हैं, सरप्राइजिंगली आपको शायद ना पता हो। मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई थी इस वीडियो को बनाने से पहले, पिछले 4-5 वर्षों के पेपर को देखते हुए कि कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली अभी भी एनसीईआरटी से किए जा सकते हैं। पिछले करीब 4 साल के पेपर को एनालाइज मैंने किया था और इन क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी जो डायरेक्टली अभी भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ करके किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला आप सवाल ले लीजिए, कौन सी हिमालयन पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि ऐसे नाम वाले पर्वत ज़्यादातर जो है ये साउथ इंडिया में है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सतपुड़ा के नीचे ही मिलेंगे, ऐसे नाम वाले पर्वत सतपुड़ा के नीचे मिलेंगे। हमसे पूछा है हिमालयन पर्वत श्रृंखला श्रेणी में कौन कौन शामिल हैं, तो अगर आपने ये 2 एलिमिनेट कर लिए तो ये 2 आंसर आप कर सकते थे, इसका आंसर डी वाला आप निकाल सकते थे। ऐसे ही कई सारे प्रश्न हैं। ये वाले देखिए, ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी के फैक्ट पे आधारित है। पहला वाला, भारत छठा सबसे बड़ा देश है, कितना एरिया कवर करता है, पूरी तरीके से ट्रॉपिक जोन में आता है कि नहीं आता है। ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से किए जा सकते थे। ये वाला रक्त में ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, या डायरेक्टली गिवन है। विटामिन वाला जो केमिस्ट्री में जो कह सकते हैं हम पढ़ते हैं, विटामिन वाले में साफ साफ दिया हुआ एनसीईआरटी में कि ह्यूमन बॉडी सारे विटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमको कुछ स्पेसिफिक फूड कंज्यूम करने होते हैं अपनी डाइट में, जिससे हमारे गट में यानी हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कर सकते थे आप। ऐसे ही जलवायु वगैरह वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ा हो तो इन वाले क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत जो कृषि वाला चीज़ें कंप्लीट की हैं तो ये अंदाज़ा लगा सकते थे कौन सी क्रॉप कहाँ पे देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर, साइंस और इन्वायरमेंट वगैरह को लिंक करके कई सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में चैप्टर्स के फॉर्म में दी हैं, उससे काफ़ी फायदा आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स में मिलता है बल्कि मेंस में भी। ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। ये मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था, ये अवधारणा दी है एनसीईआरटी में। ठीक है, क्योंकि मुगल जो है थियोक्रेसी पर आधारित राज्य नहीं था। मुगल कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वॉट नॉट बेस्ड ऑन थियोक्रेसी। ठीक है, राज धर्म पर आधारित नहीं था, सैनिक राज्य था, और मनसबदारी सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे सैनिकों को नियुक्त किया जाता था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल डायरेक्टली दिया है। आज भी कई सारी चीज़ें डायरेक्टली दी हैं एनसीईआरटी में जो पूछी जाती हैं। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो ये असर्शन रॉन्ग हो जा रहा है हमारा। ये पिछले 4-5 वर्षों के पेपर से मैंने निकाला। यूट्रोफिकेशन दिया है और बायोजियोकेमिकल साइकिल भी दी है। मानव मस्तिष्क के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारा हार्ट कितने चैम्बर का है, और ये तो डायरेक्टली दिया है कि तमिलनाडु कोस्ट को जो है साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा क्यों नहीं मिलती है। ठीक है, इसका कारण भी डायरेक्टली मेंशन्ड है। इसके बाद जो है ये वाला है आइलेट्स ऑफ बीटा सेल्स से, मतलब बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से पेंक्रियास में कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, इंसुलिन। इसकी कमी से क्या हो जाता है वो भी हमको पता है। ग्रोथ, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट कैसे आपस में लिंक्ड है, ये उदाहरण एनसीईआरटी से आप बना सकते हैं। प्राकृतिक रेशम में कौन सा कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। कोरिलेस फोर्स की अवधारणा दी है एनसीईआरटी ज्योग्राफी में।
ये 2024 वाले कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें इस तरीके से आंसर किया जारी करता था निशान लगा करके। तो हिमालय अभी भी ऊंचा क्यों हो रहा है, ये 9th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर में गिवन है। टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी टकरा रही हैं, ठीक है। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अभी भी कोलाइड कर रही है यूरेशियन से, तभी हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। 2019 में हिमालय की नपाई हुई थी, थोड़ा सा सेंटीमीटर बढ़ा है हिमालय का। टर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल क्यों हुआ था, इसकी अवधारणा गिवन है, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में, RS सतीश चंद्रवाली में। और किस तरीके से आपके कह सकते हैं 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी वाली NCERT में ये अवधारणा समझाई गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ब्रेटलैंड रिपोर्ट की, लिमिट टू ग्रोथ जो है ये क्लब ऑफ रोम का है, इसके बारे में मेंशन्ड है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी क्वेश्चन NCERT से नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतने सब्सटेंशियल नहीं है कि पूरा कट ऑफ निकल जाए। लेकिन बेसिक अगर आप कवर करते हैं तो इन क्वेश्चंस का लाभ तो मिलता ही है। मेंस का जब आप पढ़ने जाते हैं तो काफ़ी फायदा उससे मिलता है मेंस के मैटर को समझने के लिए, क्योंकि मेंस का मैटर किसी भी जगह से आप पढ़ें, चाहे आप हमारे यहाँ से पढ़ें चाहे कहीं से भी, मेंस के मैटर में बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता। मेंस के मैटर में सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस में है उसको एक्सपैंड किया जाता है, जिससे आंसर राइटिंग में आपके लिए हेल्प मिले, आंसर राइटिंग में आप उन कह सकते हैं पॉइंट्स को यूज़ कर पाएँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इंडिया की लेटेस्ट रैंक क्या है, ये करंट अफेयर में कवर होता है, अभी उन्हें कवर कराई है मई मंथ वाले में। मई 2025 में लेटेस्ट रैंक जो आई है इंडिया की, वो पता होना चाहिए आपको। अगर पता है तो कमेंट करके बताइए इस वीडियो के नीचे आप लोग। माल्थस की थ्योरी जो है ये गिवन है NCERT में डिटेल में। एसिड रेन का भी पूरा कंसेप्ट समझाया गया है, और ये अवध का जो एनेक्सेशन किया गया था उसके बारे में भी कहानी मेंशन्ड है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इतने तो मैंने गिना दिए, जबकि ओवरऑल देखा है। अभी थोड़ा डेप्थ तक देखा जाए तब और भी मिल जाएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन तो 150 में से मिल ही जाते हैं आज भी NCERT से। ये लाभ है, और दूसरा लाभ तो मैंने बता ही दिया, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनती है। जो कठिन वाले कई बार फैक्ट जो पूछे जाते हैं उसको तैयार करने में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली NCERT हेल्प करती हैं। UPPSC में कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक जरूरी होते हैं, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका आइडिया शुरू से होना चाहिए। इसके लिए हम चार्ट देते हैं आपको स्ट्रैटेजी PDF में। ये शुरू से ही भान होना चाहिए कौन सब्जेक्ट सबसे ज़रूरी वाले हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों ही शामिल हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने जानबूझ करके इसमें अलग अलग से आपको नहीं बताया, क्योंकि तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले 4-5 वर्ष पहले ऐसा कहा जाता था, और वो सत्य भी थी ये बात कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करिए, एंशिएंट मेडिवल छोड़ दीजिए, या फिर बहुत मिनिमल फोकस उस पर रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अब एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं पूरे पेपर में। मेडिवल से ऐसा हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, मॉडर्न से कम आ जाए। तो पूरे हिस्ट्री को कवर करना है, एटलीस्ट शुरुआत में तो पूरी हिस्ट्री पर ही फोकस करना है। जब एकदम एग्जाम नज़दीक होगा तो आगे की स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। 2024 वाले पेपर में जो दिसंबर में हुआ था, 26 सवाल आए थे हिस्ट्री से। 2023 में भी आइडेंटिकल रहा था, 26 आए थे। 2022 में 24 आए थे। 2021 में 19 रह गए थे। 2020 में 22 आए थे। 2019 में भी 22 आए थे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 20+ क्वेश्चन हमेशा ही एक्सपेक्टेड होते हैं, जरूरी टॉपिक है आपका। हालांकि मेंस में आर्ट कल्चर वाला पोर्शन आता है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत जरूरी टॉपिक है आपका, कह सकते हैं प्रीलिम्स में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, 1/6 हिस्सा है पूरे पेपर का अगर आप कैलकुलेट करें तो। इंडियन हिस्ट्री बहुत जरूरी टॉपिक है। इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इससे 15 सवाल आए थे, इस बार ज़्यादा आए थे, पहले कम रहते थे, ठीक है। पहले इकोनॉमी से कम सवाल आते थे, लेकिन अब स्टैटिक भी पूछा जा रहा है, करंट अफेयर भी। इकोनॉमी का हम आगे आपको बताएंगे, शुरुआत के 45-60 दिवस के बाद इकोनॉमी का अलग से प्लान आपको बताएंगे, तो देखिएगा। उसमें जनरल साइंस का क्लियर है, जो टाइम प्लान फॉलो करेंगे उसमें जनरल साइंस का आपका बेसिक बनेगा। बाद में जो बेसिक मटेरियल के बाद जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड मिलेगा, उससे आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ले जाते हैं। 24 आए थे, 19 आए थे पहले, 22-24 इस तरीके से आते हैं। इंडियन पॉलिटी से अब 20+ क्वेश्चन आने लग रहे हैं, पहले कम आते थे। 20+ क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी से रहते ही रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बन चुका है, ठीक। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 सवाल इससे रहते हैं, और अब बढ़ेंगे ही सवाल। जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है, ज्योग्राफी पर खासा फोकस किया जा रहा है आयोग के द्वारा। पहले देखिए 16, 17 रहते थे, लेकिन अब जो है 23 सवाल, 25 तक भी हो सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। मतलब 2025 वाले में आपके प्रीलिम्स में 25 तक भी हो सकते हैं, 26 वाले में। एनवायरमेंट इकोलॉजी से 6 प्रश्न आए थे, कभी कभी 12-13 तक भी आ जाते हैं, तो ये एक जरूरी टॉपिक है। कम जरूरी वाले टॉपिक कौन से भाई? उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश GK, मिसलेनियस कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन मिसलेनियस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास्ट में इससे काफ़ी पूछा गया है। तो मिसलेनियस आगे मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मिसलेनियस बहुत लेटेस्ट वाला हम लोग देते हैं, बहुत कम पेजेस पे होता है, वो आगे मिलेगा। अभी बेसिक पर फोकस करना है, और करंट अफेयर पर शुरुआत से फोकस बनाना है, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन तो यही है। अगर आप देखें पूरे पेपर का सबसे बड़ा पोर्शन यही है। अगर इसमें आप इकोनॉमी करंट अफेयर भी शामिल कर लें, तो इकोनॉमी करंट अफेयर शामिल करके ये 35 हो जाता है पूरा। यहाँ पे इकोनॉमी करंट अफेयर शामिल कर लें तो 33 हो जाएगा, यहाँ पे शामिल कर लें तो 36 हो जाएगा। इकोनॉमी करंट अफेयर और जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को भी शामिल कर लें, तो पूरे पेपर में 40 सवाल तो इसी से आते हैं। कैसे कवर होगा ये हमने आपको GS वाले के लिए तो बता दिए बेसिक, कि जैसे जैसे टाइम प्लान है वैसे वैसे फॉलो करना है 45 से 60 दिवस तक। उसके बाद बेसिक टेस्ट देना है। GS के लिए तो सॉर्टेड है। अब करंट अफेयर कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे कराया जाएगा ग्रुप में, इसको देख लेते हैं।
करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा इस पेड बैच में कैसे कैसे मिलेगा इसको आप देखिए। इसमें पूरा सपोर्ट करंट अफेयर का मिलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी ज़्यादा रोल है करंट अफेयर का। इंटरव्यू तक में आप देखेंगे कई बार इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हम साझा करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर इंटरव्यू वाले कैंडिडेट्स आते हैं। तो हमने आपको बताया कि करंट अफेयर से एसोसिएटेड सवाल इंटरव्यू तक में पूछ लिए जाते हैं। तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान करंट अफेयर मजबूत रखना होगा आपको टॉपिक। हम लोग करंट अफेयर मंथली भी देते हैं यहाँ पर और डेली भी देते हैं। डेली करंट अफेयर यहाँ पर जो 6500 वाला पेड बैच ज्वाइन करते हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल वाला पेड बैच ज्वाइन करते हैं, जो फुल पेड बैच ज्वाइन करते हैं 9000 वाला, उनको यहाँ पे मिलता है। और जो लोग अन्य बैचेस ज्वाइन करते हैं स्टडी मटेरियल वाले, तो उनको डेली का मंथली कंपाइल करके दिया जाता है। तो 2 बैचेस में डेली करंट अफेयर आता रहता है। वो न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट के तरीके है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंप्लीट पेड बैच में है, तो डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ आती है वही सफिशिएंट है। फिर आपको कोई भी अलग से ट्रैक करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर को, ना किसी मैगजीन के माध्यम से, ना डेली न्यूज़पेपर और एडिटोरियल्स के माध्यम से, ना एडिटोरियल एनालिसिस के माध्यम से, ना ही ट्विटर वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। आराम से सारी चीजें करा दी जाएंगी यूपीपीएससी के स्तर को ध्यान में रखते हुए। डेली करंट अफेयर डेली बेसिस पर पीडीएफ आता है। इसका पीडीएफ ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सफिशिएंट होता है। डेली बेसिस पर करंट अफेयर आपको मिलता रहता है। संडे को करंट अफेयर नहीं आता है, वो मंडे को कंपाइल करके दिया जाता है, जो भी संडे की न्यूज़ रह जाती है। तो मंडे करंट अफेयर थोड़ा सा वॉल्यूमिनस होता है, क्योंकि उसमें संडे की न्यूज़ भी शामिल करनी होती है हमको। डेली करंट अफेयर वाले की अगर हम बात कर लें, तो हर मंथ में 4 तारीख को दिया जाता है। जिस करंट अफेयर से आप प्रीलिम्स एग्जाम में मैक्सिमम सवाल निकालते हैं, वो यही करंट अफेयर की पीडीएफ है। इसका वीडियो भी हम लोग मंथली देते हैं, मंथली बेसिस पर। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मंथ वाइज आ जाती है। अब करंट अफेयर कब से कब तक का प्रिपेयर करना है, तो हमने ग्रुप में इसके लिए मैसेज भी दिया था पेड क्विज में, कि 1 वर्ष का आइडियली तैयार करना पड़ता है। पिछले 8-9 वर्षों से यही पैटर्न रहा है कि पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर से 99, 97, 98% सवाल तक आ जाते हैं। एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तो करंट अफेयर मंथली पीडीएफ कब से कब तक स्टडी करना है, ये भी हमको पता चल चुका है। मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको दिसंबर 2025 से शुरुआत करना है, और 15 नवंबर 2026 तक इसमें पढ़ते हुए जाना है, जो कि आगे हर मंथ वाइज 4 तारीख को अपडेट होती रहेगी। 15 दिन का जो लास्ट करंट अफेयर है, मतलब 1 नवंबर से 15 नवंबर तक का, वो अपडेट करके हम सेपरेट पीडीएफ देंगे। और हमेशा की तरह एग्जाम से करीब 3 वीक पहले, 21 दिवस 20 दिवस पहले हम एक टोटल पीडीएफ देते हैं रिवीजन के लिए। वो तो आपको पढ़ना ही होता है। तो करंट अफेयर सब कुछ ग्रुप से दिया जाता है। ग्रुप में दी हुई पीडीएफ से, वीडियो लेक्चर से आपके एग्जाम में आ जाएगा, बस आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ अनिवार्य रूप से आपको स्टडी करना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये कंपलसरी है, जिस पर मैंने टिक लगाया। ये मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोशिश करिए कि सारे मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आप 3 बार भी पढ़ के चले गए, और जो लास्ट कंपाइलेशन देते हैं उसकी 1 बार रीडिंग करके चले गए, करंट अफेयर के सवाल आपको परेशान नहीं करेंगे आपके एग्जाम में। टॉप 500 करंट अफेयर जो हम लोग देते हैं, टॉप 500 एमसीक्यू करंट अफेयर, इसमें छोटे छोटे एमसीक्यू बना करके करंट अफेयर को दिया जाता है। ये प्रैक्टिस के लिए होता है। मान लीजिए आप मंथली करंट अफेयर देख चुके हैं, और कुछ लोग बिना प्रैक्टिस के खुद को पक्का नहीं मानते हैं कि उन्होंने तैयार किया, तो प्रैक्टिस के लिए ये दिया गया है। करंट अफेयर की प्रैक्टिस भी आप भरपूर करिए। पेड क्विज में प्रैक्टिस हो ही रही है लगातार, उसमें करंट अफेयर के सवाल आते हैं। टेस्ट सीरीज में काफी करंट अफेयर की प्रैक्टिस होगी, लेकिन सेपरेटली करंट अफेयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए टॉप 500 एमसीक्यू दिए जाते हैं। ये प्रिफरेबल है, मतलब ये कह सकते हैं ये आपकी प्रेफरेंस पे है, ये मैंडेटरी पीडीएफ नहीं है। इसको आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपको लगे कि आप ओवरबर्डन हो रहे हैं, या फिर सभी चीज़ों को तैयार करने का समय कई बार लास्ट मोमेंट में नहीं बचता है, तो आप टॉप 500 स्किप कर सकते हैं। लेकिन मंथली करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है एग्जाम के लिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर हम देते हैं हर मंथ, क्योंकि जीएस 5-6 के लिए बहुत जरूरी है, सप्लीमेंट होता है। जीएस 5-6 में आपको अपडेटेड रहना पड़ता है छोटे छोटे इवेंट्स से भी, क्योंकि कीवर्ड्स आप एग्जाम में डाल सकें, उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट्स पता होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जो मंथ वाइज हम देते हैं, तो इससे क्या रहता है कि आप टोटल अपडेट समझ जाते हैं जो भी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। आपको अलग से कोई लोकल न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़ चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं आए थे ज़्यादा सवाल यूपी स्पेशल से। यूपी कई बार यूपी जीके आता है स्टैटिक, और कई बार करंट अफेयर आता है। किसी एक साल में यूपी स्टैटिक ज़्यादा आता है, किसी में करंट अफेयर ज़्यादा आता है। तो हो सकता है कि अगले साल करंट अफेयर ज़्यादा आ जाए। 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं यूपी करंट अफेयर के। जीएस 5-6 के लिए अनिवार्य रूप से आपको तैयार करना ही करना है, तो इसको भी आप स्किप मत करिए। जो ये यूपी करंट अफेयर आता है, बाकायदा वीडियो के साथ हम लोग देते हैं। जैसे हम 17 तारीख को दे पाए थे, लेकिन 10 तारीख के बाद कभी भी आपके ग्रुप में आ सकता है, ठीक है। तो इसको वीडियो के साथ प्रेफरेबली पढ़िए। करंट अफेयर जो भी हम देंगे, जैसे मंथली करंट अफेयर आएगा, ये वीडियो क्लास के साथ आएगा। विद वीडियो क्लास करने का फायदा ये है कि आप टेक्निकल टर्म समझते हुए जाते हैं, आप इंप्लीकेशन समझते जाते हैं कि ये जो इवेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश में कोई समिट हुई है, उससे हमारे एग्जाम में क्या क्या कीवर्ड्स, क्या क्या फैक्ट्स पूछ सकते हैं, कंसेप्चुअली कैसे घुमा सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस इवेंट से कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी क्या बन सकता है, ये सब आपको जानकारी मिलती जाती है वीडियो क्लास से। तो वीडियो क्लास स्क्रीन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आता है, इसको आप इग्नोर मत किया करिए। कोशिश करिए कि इसको चलते फिरते आप लोग सुन लें, और फिर पीडीएफ पढ़ने में आसानी रहेगी। डेली करंट अफेयर का रेलेवेंस क्या है, ये थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि क्या सर हम सिर्फ मंथली करंट अफेयर पढ़ लें, क्या उससे हो जाएगा, क्या हम डेली करंट अफेयर छोड़ सकते हैं, मेरे पास समय नहीं बचता है। तो मैं आपको बता दूं डेली करंट अफेयर फॉलो करने के फायदे क्या क्या हैं, तो आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मुख्य परीक्षा के हिसाब से करंट अफेयर होता है, ये मेन्स ओरिएंटेड होता है। प्रीलिम्स में क्या इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे यूएस ईरान का जो एस्केलेशन चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स
हो रहे हैं। कई जगह पर बॉम्बिंग होगी, कई जगह पर एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक करेगा। जैसे ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस चर्चा में आएंगे, उन प्लेसेस के बारे में प्रीलिम्स में आ सकता है। तो प्रीलिम्स का थोड़ा बहुत रिलेवेंस है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। प्रीलिम्स का रिलेवेंस किसमें है? मंथली करंट अफेयर जो हम देंगे उसमें, वो पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। तो मुख्य परीक्षा के हिसाब से ये डिज़ाइन किया जाता है। मुख्य परीक्षा के हिसाब से ये लंबा भी होता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपको राइटिंग करनी है, उसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना होता है। 125-200 वर्ड्स में आपको उत्तर लिखने होते हैं। तो इसका मैटर डिटेल्ड रखा जाता है, जिससे आपके पास कई सारे पॉइंट रहें। जियोपॉलिटिकल इवेंट है, जो इवेंट लगातार चलता जा रहा है, उसको डेली बेसिस पर आप कवर कर सकते हैं। आपको इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी आपको प्राइम टाइम या फिर एडिटोरियल एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन सोशल मीडिया से आप अगर आप दूर भी रहते हैं, ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ते हैं, तब भी आप मोस्ट ऑफ द इवेंट से कनेक्टेड रहेंगे। एक अच्छे अवेयर पर्सन को जितना मालूम होना चाहिए देश दुनिया में क्या हो रहा है, वो आपको पता रहेगा। ओवरऑल न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकल इवेंट्स को अगर छोड़ दें तो जितने भी सिलेबस के हिसाब से इवेंट्स जरूरी हैं, वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के इवेंट्स पता करना है भाई, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आ रहा है, मंथली करंट अफेयर में ओवरऑल प्रीलिम्स का आ रहा है, तो उस करंट अफेयर का पूरा सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मिल जाता है। आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी बात, खास बात हमारे पेड बैच की यही है कि सारी चीज़ें करंट अफेयर की एक ही जगह पर मिल जाएंगी और बिल्कुल स्पून फीडिंग स्तर तक आपको मिल जाएंगी। बस पीडीएफ डाउनलोड करके स्टडी करना है आपको और पूरा काम आपका हो जाएगा। वीडियो आता है मंथली करंट अफेयर का, उसके साथ देखेंगे, ज़्यादा फायदा मिलेगा। यूपी करंट अफेयर को यूपी करंट अफेयर के वीडियो के साथ देखेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, ज़्यादा फायदा उसमें मिलेगा। रिटेन रखने में ज़्यादा आसानी रहेगी उसमें। तो पूरा करंट अफेयर का कवरेज इस तरीके से हमारे पेड बैच में हो जाएगा। पेड क्विज लगातार आपकी चल रही है। पेड क्विज के क्वेश्चन सभी आपको सॉल्व करने हैं और इसकी कोई पीडीएफ नहीं दी जाएगी, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि पीडीएफ देने से फिर ये पर्पस ही डिफीट हो जाएगा जिसके लिए पेड क्विज ओपन किया गया था। पेड क्विज की अवधारणा है 3R फॉर्मूले को सक्सेसफुल बनाना। किसी भी फैक्ट ओरिएंटेड एग्जाम में, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीपीएससी का एक फैक्ट ओरिएंटेड एग्जाम है, ज्यादातर तथ्यात्मक सवाल आपके सामने होंगे, तो रीडिंग, रिपीटिशन, रिटेंशन का महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर। और इन दोनों आर को करने के बाद तीसरा आर जो है सक्सेसफुली अचीव किया जाता है और इस रिटेंशन के माध्यम से आप जो है मैक्सिमम सवाल अपने एग्जाम में सही निकालेंगे। ओएमआर में आपके सही सवाल निकलते हैं। रीडिंग रेपिटेशन बहुत जरूरी है। रीडिंग आप हमारे स्टडी मटेरियल से करेंगे, जो 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी है उसमें बेसिक है, उसमें रीडिंग करनी है, रेपिटेशन करना है आपको। रिपीटिशन करने का एक मेथड है पेड क्विज। जैसे आप कई सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी में से और उसी एनसीईआरटी से क्विज पूछी जाएगी। शुरुआत के जो क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको शुरू करना है, शुरुआत से अगर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपने पढ़ा, एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ी, उसी पर आधारित यहाँ पर बेसिक लेवल के सवाल मिलेंगे। तो जो भी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, कोई कंसेप्ट पढ़ा, कोई फैक्ट पढ़ा, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर पढ़ा सिल्क रूट के बारे में एनसीईआरटी में पढ़ा, या फिर कह सकते हैं किसी प्रथा के बारे में पढ़ा, मनसबदारी के बारे में पढ़ा मेडिवल हिस्ट्री में, तो मनसबदारी से एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछे गए होंगे पेड क्विज में, उससे आपको मदद मिलेगी रिपीट करने में। जो कंसेप्ट आपने मनसबदारी का पढ़ा था उसको सवाल के फॉर्म में पूछा गया, उसका सही या गलत उत्तर आपने निकाला पेड क्विज में, वो आपको फैक्ट रिटेन करने में हेल्प कर जाएगा। तो पेड क्विज का बहुत महत्व है। एक महत्व तो ये भी है कि जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कई सारे तो एग्जाम में ही आ जाएंगे, परीक्षा में कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ये फायदा आपको एग्जाम के दिन पता चलेगा। ओवरऑल फायदा ये है कि जो भी आपको स्टडी करना है उसको आप रिटेन कर पाएंगे, उसको आप जो है अपने दिमाग में लंबे समय तक रख पाएंगे, जो एग्जाम तक याद रहेगा। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का ही पेड क्विज ग्रुप है, आप इसका ग्लिम्स देख सकते हैं। ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसे हम यहाँ पर अगर डी चूज कर लेंगे, यहाँ पर जान के डी चूज कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा। कृषि विकास मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि खाद्यान्न की कमी थी और कृषि विकास पर फोकस करना था। डी यहाँ पे सही है। और जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त सेकंड का एक अन्य नाम क्या था? तो हम यहाँ पर जैसे ए चूज कर लेते हैं जानबूझ करके, गलत उत्तर है, तो एक क्रॉस लग गया यहाँ पर, ये डिनोट करता है कि हमारा दिया उत्तर गलत है और ये वाला टिक वाला उत्तर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें करना है आपको। रिटेंशन में पेड क्विज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अल्टीमेट गोल देखिए ये है, जो प्रीलिम्स ग्रुप में आए हैं उनका अल्टीमेट गोल अपने पीडीएफ में नाम देखना है। अपनी पीडीएफ मतलब जो रिजल्ट की पीडीएफ आएगी प्रीलिम्स के बाद, उसमें अपना नाम आपको पाना है। अल्टीमेट गोल यही है। इसी वजह से इतना पैसा, इतना धन खर्च करके, इतना जो है आपको मेहनत भी करनी है आगे काफ़ी दिन तक, तो उसका परिणाम आपको हासिल करना ही है। परिणाम क्या हासिल करना है भाई? कट ऑफ। कट ऑफ क्या है भाई? कट ऑफ 2018 से यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि 2018 के बाद से ही पैटर्न बदला है। ठीक है, 2023 में कट ऑफ कितना गया था? 2023 में 94 क्वेश्चंस पर कट ऑफ गया था। इस बार पोस्ट बहुत कम थी। 2023 वाले में अगर आप देखें पोस्ट काफ़ी कम थी, तो इस वजह से कट ऑफ गया था। 2024 में थोड़ी सी ज़्यादा है। नंबर ऑफ पोस्ट का थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है हमेशा। एग्जीक्यूटिव पोस्ट कम होने की वजह से कट ऑफ यहाँ पर 125 मार्क्स का गया था। लेकिन अगर नॉर्मली 400, 500, 600 पोस्ट जब भी होती हैं जिस साल, उस साल इतना ही कट ऑफ जाता है। 111 मार्क्स कट ऑफ गया था 2022 वाले में, यानी 83.28 क्वेश्चन आप सही करके मेंस की टिकट पा सकते थे। 2021 में 115 कट ऑफ गया था, 86.25 क्वेश्चन।
और 2020 में कट ऑफ गया था 82.5 क्वेश्चन, 2019 में 87.75 क्वेश्चन और 117 कट ऑफ गया था यहाँ पे। ठीक है, 2018 में काफ़ी इजी पेपर आया था, नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थी, 126 मार्क्स कट ऑफ गया था। ठीक, ये कट ऑफ रहा है और इससे आप क्या कह सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इससे डिराइव करेंगे आप कि 82 से 95 सवाल सही करने मात्र से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कैच क्या है, निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटाने के बाद 82 से 95 सवाल अगर आप सही करते हैं तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। पढ़ाई करते समय टारगेट हमेशा ट्रिपल डिजिट के लिए करना है कि कम से कम 100 जो क्वेश्चंस हैं आप सही निकाल लें। 150 में से 100 सही क्वेश्चंस निकालने के लिए लगे रहना एग्जाम के दिन तक। बाकी एग्जाम के दिन तो डिसाइड होगा कि आप कितना तक पहुंच पा रहे हैं और क्या आइडियली कट ऑफ उस साल होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके 100 क्वेश्चन यानी कि ट्रिपल डिजिट तक पहुंचना आपका उद्देश्य होगा, लेकिन धीरे धीरे पहुंचेंगे। अभी से कट ऑफ के बारे में टेंशन लेना या फिर मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करना समझदारी नहीं है। अभी तो आप बेसिक पर हैं, जितना बेसिक मजबूत करेंगे आगे की राह उतनी आसान होती जाएगी, ये ध्यान रखिए। टॉपिक वाइज वेटेज से हमको पता चलता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी करंट अफेयर की भी होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में जैसे हमने आपको बताया 40 तक सवाल आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को मिला करके, इकोनॉमी करंट अफेयर को मिला करके। हिस्ट्री फिर सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन से निकालते हैं तो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। ठीक है, जनरल साइंस थर्ड प्रायोरिटी है, फिर इंडियन पॉलिटी है, फिर जो है ज्योग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है, जिसका बेसिक नहीं कवर होता तो उनको दो सब्जेक्ट में काफ़ी दिक्कत होती है, एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एक ज्योग्राफी। तो इसी वजह से इन दोनों पर काफ़ी फोकस किया गया है कि इनकी बेसिक बुक आप जरूर कंप्लीट करें टाइमली, जिससे आगे की राह आसान रहे। ये हमारा ग्रुप जो है टेलीग्राम पर चलने वाला है, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या पोर्टल नहीं है। टेलीग्राम पर ही ऑपरेट करने का निर्णय स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने हमेशा से लिया था, क्योंकि सबसे स्टेबल ऐप है अभी तक का। ठीक है, व्हाट्सएप इतना स्टेबल नहीं जितना टेलीग्राम है, कोई भी मैसेजिंग ऐप उतना स्टेबल नहीं जितना कि टेलीग्राम है। उतने फीचर्स भी प्रोवाइड नहीं कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन में भी काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं और उसका लाभ लीजिए आप लोग, जैसे लाइव सेशन का और जो PDF साइज़ का 2 GB तक का आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं एक फाइल में। तो काफ़ी स्टेबल ऐप है, इसमें ज़्यादा क्रैशेस इसमें नहीं होते हैं। लेकिन अब यूज़र बढ़ते जा रहे हैं तो कई बार ऐप में दिक्कतें आती हैं। उस दिक्कतों का सामना कैसे करना है और परेशान नहीं होना है, इसके बारे में भी लिख दिया है। कई बार आपका ग्रुप लोड नहीं होता है तो आप लोग जो है हमारी टीम को फ़ोन करने लगते हैं। इसको करने के बजाय ये कुछ स्टेप्स आप पहले कर लिया करिए, ट्रबल शूट कर लिया करिए। पहले इंटरनेट कनेक्शन अपना चेक करिए, एरोप्लेन मोड में डाल करके फिर जो है डेटा ऑन करिए। कई बार इससे सही हो जाता है, कई बार डिवाइस को रिस्टार्ट करने से सही हो जाता है, कई बार जो कैश मेमोरी है उसको हटाना पड़ता है, कई बार स्टोरेज बहुत ज़्यादा भर जाता है आपका टेलीग्राम में तो स्लो चलने लगता है या फिर लोड होने में देर लगाता है। तो क्या करना है, टेलीग्राम सेटिंग पे जाना है, डेटा एंड स्टोरेज सेटिंग पे जाना है। ठीक है, स्टोरेज डेटा पर जाना है, उसमें कैश मेमोरी पूरी क्लीन कर लेना है। ऐसे होगा क्या कि जो भी आप स्टोर किए होंगे अपने मोबाइल में वो हट जाएगा। आपको दोबारा डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन दोबारा डाउनलोड करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार टेलीग्राम को अनइंस्टॉल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार बग आ जाता है उसमें। बग कैसे हटेगा, जब आप पूरा उसको हटा देंगे ऐप को और फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या अनइंस्टॉल करने से पूरा हमारा डेटा चला जाएगा? ऐसा नहीं होता है। आप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिए, जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसी से फिर लॉगिन कर लीजिए, सारा डेटा वापस आ जाता है। कोशिश करें कि टेलीग्राम को प्ले स्टोर से या फिर अपने एप्पल के ऐप स्टोर से, आईपैड के ऐप स्टोर से लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखें, जिससे आगे कोई दिक्कत ना हो। CSAT के लिए अभी स्टडी मटेरियल हमने नहीं दिया है। CSAT का कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो अभी हम बाद में देंगे। GS के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर हम कुछ दिन बाद आपको साझा करेंगे, सब कुछ कंपाइल करके। अभी जो है आपको बेसिक पर फोकस करना है। बेसिक पर फोकस करने के बाद आपको बेसिक टेस्ट देने हैं। बेसिक टेस्ट के बाद एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट, प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट भी होंगे आगे, उसका डिटेल आपको मिलेगा बाद में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको ग्रुप में देगा और वो कब से पढ़ना है हम बता देंगे, उस हिसाब से आप लोग चालू करिएगा। और जो मार्केट में जो PYQ कंपाइलेशन मिल रही है उनसे कतई दूर रहिएगा, रहना है आपको। खासकर अपने एग्जाम की इनिशियल प्रिपरेशन में कतई उससे दूर रहिएगा। अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं और आपको कोई ये फलाने किताबें सजेस्ट कर रहा है कि PYQ कंपाइलेशन आप ले आइए मोटे मोटे और उससे पढ़ डालिए, गलती करेंगे आप लोग निश्चित तौर पर। कभी भी आपके बेसिक मजबूत होंगे नहीं और मेंस में खासी दिक्कत आने वाली है। ये मोटे मोटे PYQ कंपाइलेशन 2016 में या फिर 2014 या उससे पहले रेलिवेंट होते थे, जब मेंस का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता था। अब इसका महत्व नहीं रह गया है। PYQ किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कौन कौन से मिथक या मिथ एसोसिएटेड हैं PYQ से, उसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। मैं यहाँ पर किसी को डिफेम करने के लिए या फिर किसी की स्ट्रैटेजी को कह सकते हैं नीचा दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, या फिर हमें ये नहीं कहना है कि हमारी स्ट्रैटेजी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन लॉजिक के साथ यहाँ पर समझते हैं कि PYQ कंपाइलेशन क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। PYQ हमें सिलेबस को समझने में हेल्प करता है, ये सही बात है। PYQ हमेशा ही देखना चाहिए, जैसे हमने आपको कुछ PYQ दिखाए थे कि कैसे NCERT हेल्प करती है।
सॉल्व करने में हमारे पेपर को पीवाईक्यू के माध्यम से मैं आपको समझा पाया। पीवाईक्यू कई बार हेल्प करते हैं सिलेबस को समझने में, क्योंकि सिलेबस जो है यूपीपीएससी का आधे पेज में लिख करके आयोग देता है, उससे कई बार चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं आप लोग। ये बात सच है कि पीवाईक्यू से हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा पड़ जाता है कि क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स जरूरी हैं। जैसे पॉवर्टी वाला टॉपिक जरूरी है, हमको पीवाईक्यू से अंदाज़ा लग जाता है। पीवाईक्यू से हमें ये पता चलता है कि किस विषय में किस हद तक प्रश्न बन सकते हैं, किस विषय से कितने प्रश्न बन रहे हैं, किस हद तक कितनी डेप्थ तक प्रश्न बन रहे हैं, कि अगर आयोग जो है हिमालय से पूछेगा तो क्या क्या तक पूछ सकता है, हिमालय के कितने अंदर आयोग पूछ सकता है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो है उसमें कितने तथ्य पूछ सकता है, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, मुगल प्रशासन से क्या क्या किस हद तक पूछ सकता है, कितनी गहराई तक सवाल बन सकते हैं, ये हमको भान हो जाता है। और पीवाईक्यू से बढ़िया कोई समझा नहीं सकता है। सबसे जो मिथ है एसोसिएटेड कि 10 साल के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट, इससे बड़ा मिथ कोई नहीं है। इससे तो बिल्कुल दूर रहना है आपको, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन बहुत लंबी चलने वाली है। बिना कोई जो है कह सकते हैं परिणाम लाए बहुत लंबे समय तक प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, अगर आप इस मिथ को फॉलो करेंगे कि पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो पिछले 10-20 साल के। पीवाईक्यू से ये सब लाभ मिलते हैं, लेकिन पीवाईक्यू से आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सिलेबस। पीवाईक्यू के सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन वाली जो बुक्स आती हैं उसको कंप्लीट करने से सिलेबस कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं होता है कभी, और कभी हुआ नहीं है। पीवाईक्यू से मिलते जुलते सवाल आ जाते हैं, ये लाई ऑफ द सेंचुरी है। पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड सवाल होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, और पीवाईक्यू से आजकल जो सवाल बन भी रहे हैं वो काफ़ी टफ लेवल के बन रहे हैं, मतलब 5-6 पीवाईक्यू को मिला करके सवाल बन रहा है, जिससे कुछ लाभ ज़्यादा नहीं होता है। पीवाईक्यू बहुत सारे रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू नहीं रिपीट होते हैं ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा। यूपीपीएससी 2026 के ग्रुप में जो लोग आए हैं तो इसका मतलब है काफ़ी आप एंथुसियास्टिक हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने को लेकर के, कि आपने इतना लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन किया है। लेकिन ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे। पहले दिवस तक जो उत्साह रहता है वो डे नंबर 300 तक या डे नंबर 600 तक भी बना रहे तो अच्छा रहता है, तभी आपको लाभ मिलता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जिसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। आपको पेशेंस भी बनाए रखना पड़ेगा। कई बार लोगों की आस छूट जाती है कि अरे सर बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा कैसे होगा, कई सारे सवाल गलत होंगे, पढ़ने के बाद भी टेस्ट सीरीज में सवाल गलत निकलेंगे। आपको पेशेंस बनाए रखना है, हार्डवर्क करते रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और बिलीफ अपने ऊपर रखना है, फोकस करते हुए कि हम जो पढ़ रहे हैं सही दिशा में काम कर रहे हैं, चीज़ें सुधरेंगी धीरे धीरे। ऐसा हो सकता है कि लगातार पढ़ने के बाद भी बेसिक टेस्ट में आप कम स्कोर कर पाएँ, क्योंकि बेसिक टेस्ट हमारी टीम थोड़ा सा टफ लेवल का ही बनाती है, जिससे आप लोग कंप्लेसेंट ना हो जाएं। तो ये नहीं सोचना है कि हमारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं। अगर आप 50, 55, 60% भी स्कोर करेंगे टेस्ट में तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई सही दिशा में रही है और उस हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। कुछ लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर लंबे समय तक रिटेन करने के लिए हम क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। कुछ लोगों के लिए नोट मेकिंग वर्क करता है। नोट मेकिंग कुछ लोग करते हैं अपने डिजिटल डिवाइस में, आजकल नोट मेकिंग करने लग रहे हैं। तो नोट मेकिंग आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो आप जो है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूला वर्क करता है। कई सारे लोगों ने बिना नोट्स बनाए अपना पूरा प्रीलिम्स क्लियर किया है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन से, और कई सारे लोग नोट्स भी बनाते हैं, नोट्स से भी उनका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो दोनों ही में से कोई मेथड आप अपना सकते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान है। नोट मेकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है चीज़ों को लंबे समय तक रिटेन रखने का, याद रखने का। नोट मेकिंग में बस कोशिश करिए कि नोट्स आपके जो है रेलिवेंट रहें, शॉर्ट रहें। नोट्स अगर शॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, यानी कि हमारा जो मंथली करंट अफेयर का PDF है, अगर आप उसका नोट 30 पेज में बना रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज ही कर लें। शॉर्ट नोट्स रखने की कोशिश करिए कि अगर आप 6 पेज में हमारे मंथली करंट अफेयर को नोट कर पा रहे हैं तो उसको नोट किया करिए। आप शॉर्ट रखिए, रिलेवेंट रखिए, और ऐसा रखिए कि आप उसको रिवाइज भी कर पाएँ। तो नोट्स जो है शॉर्ट और रिलेवेंट होने चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। जैसे हिस्ट्री एक बहुत इन्फॉर्मेशन डेंस टॉपिक होता है, इसमें आपको सक्सिनेट नोट्स बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप जरूरी नहीं कि यही चार्ट फॉलो करें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड अपना सकते हैं। कुछ लोग डायग्राम बनाते हैं, कुछ लोग जो है ग्राफ बनाते हैं, कुछ लोग कॉज इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं, कुछ लोग सनरे डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरीके का आपको मेथड हो, आपके लिए वर्क करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री में कोशिश करिए कि इस तरीके के डायग्राम बनाया करिए जिसमें ये क्लियर रहे कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, बाद में कौन सा इवेंट हुआ। इसमें याद करने में आसानी रहती है। जो इन्फॉर्मेशन जो रिटेन रखनी एग्जाम के लिए, उसको आप ब्लॉक में लिख सकते हैं या अलग से हाईलाइट करके रख सकते हैं। डेट्स वगैरह जरूर लिखिए हिस्ट्री में बीच बीच में, जिससे क्लियर रहे कि क्या क्रोनोलॉजी चल रही है। जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध का ये नोट्स बनाया गया है, NCERT और बेसिक बुक से बनाया गया है। मतलब NCERT बेसिक बुक और स्टैंडर्ड बुक से मैंने बनाया है और मेजर सोर्सेज की हेल्प ली है। जरूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में आ जाए, जितना आपका कह सकते हैं सोर्स मटेरियल है। जैसे NCERT से जो भी आप समझें, NCERT का आप चैप्टर पढ़िए, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो संबंधित है, आपके बुक में जो जो दिया हुआ है उसमें से आप नोट करिए। भले ही
आपको लगे कि कुछ चीज़ें रह रही हैं, वो आगे कवर होंगी पूरे मटेरियल में, टेस्ट सीरीज से कवर होगी। कई सारे तथ्य आपको आगे मिलने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जितना आपको मिल रहा है, आप चाहें तो उसको नोट मेकिंग से आप तैयार करिए, चाहे मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करके रिवाइज करके तैयार करिए। जो भी आप सिस्टम अपनाएं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहना चाहिए। कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए कि कोई भी आप सामग्री पढ़ रहे हो, जैसे मैथ्स में नियम होता है कि खाली हाथ नहीं पढ़ा जाता है, पेन पेपर लेकर के पढ़ा जाता है, पेन नोटबुक लेकर के। वैसे ही जीएस में भी आदत बनाइए करंट अफेयर में कि कुछ कुछ चीज़ें आप जरूर नोट करते जाएं, ठीक है। इससे एक अच्छी हैबिट बनती है लिखने की, और ये आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी आगे चल करके। अब जैसे कोई कंसेप्ट बताया जा रहा है, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन आप स्टडी कर रहे हैं सतीश चंद्रा में, उसमें आप नोट कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का शासन प्रशासन कैसे चलता था, क्या हायरार्की होती थी, सल्तनत को कितने भागों में डिवाइड करते थे। पहले जैसे प्रोविंस होते थे, ठीक है, प्रोविंसेस को इक्ता कहा जाता था, इक्तादार जिसका हेड होता था, और शिक होते थे या जो जिलों के समान होते थे, डिस्ट्रिक्ट के समान। शिकदार उसका हेड होता था, परगना ये आमिल इसको हेड करता था। गाँवों का समूह जो है ये 84 कई बार कहा जाता था। गाँव को जो है विलेज कहा जाता था, इसमें खुद मुकद्दम या चौधरी जो है रूल करते थे। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में गाँव के लिए एक विशेष टर्म भी दिया जाता था जिसको देह बोलते थे, देह या फिर डी कहा जाता था। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो है आप लिख करके रख सकते हैं। मतलब ऐसी जगह रखिएगा कि आप रिवाइज भी करें, ऐसा नहीं नोट करना है कि वो कहीं खो जाए और कभी आपके काम ना आए। सारी चीज़ें नहीं नोट करिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप नोट करिए। क्या क्या नोट करना है, जैसे कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि नोट क्या करना है। नोट क्या करें सर, सारे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है शुरू में, तो आप क्या काम करिए कि अभी आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर फोकस करिए। जब टेस्ट दे लेंगे, पीवाईक्यू कंपाइलेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से क्या चीज़ नोट करना होता है। तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर लीजिए, आज से आपका ग्रुप शुरू होता है। बेसिक बुक का टाइमलाइन फॉलो करना शुरू करिए। शुरुआत में थोड़ा सा बर्डन सम लग सकता है, कोशिश करें कि हर 7 दिन में एक ब्रेक भी ले सकते हैं आप। 45 दिवस का टाइम प्लान है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको 45 डेज में ही कंप्लीट करना है। अगर आपको लगता है 45 डेज में नहीं हो सकता, मैंने आपको कहा कि आप 60 दिवस तक इसको ले जाइए, 65 दिवस तक आप ले जाइए, 70 दिवस तक वर्स्ट केस में आप ले जाइए, लेकिन इसको कंप्लीट करिए। इसको कंप्लीट करे बिना अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा ही कई बार खुद को पीछे महसूस करेंगे आगे के फेजेस में। 45 दिवस ये अगर आपने गुजार लिए बेसिक बुक्स के साथ, तो आगे की प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाने वाली है। डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप हमारा शुरू होता है। कोई भी आपका डाउट है, आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछना शुरू कर सकते हैं।